वेलकम टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। पिछले अपने वीडियो में पढ़ रहे थे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में पढ़ा था। नाइट्रोजन क्षारक है, फास्फेट है, उसके पेंटोस के साथ में किस तरह से जुड़े होते हैं। और राइबोज न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एक पॉलीमर्स होता है। पॉलीमर्स का मतलब ये मानिए कि एक सिंपल से एग्जांपल में अपना एक घर होता है और घर में एक जो ब्रिक्स होती है, ईंट होती है, तो वो न्यूक्लियोटाइड एक ईंट के समान होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो पूरा एक घर है। तो आज पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से वो अपनी एक चैन है या श्रृंखला बनाता है। तो उससे पहले अपने कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको अंजाम दिया था या डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये संरचना बनाई थी या बताई थी। तो उसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं जे वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और रोजालिन फ्रैंकलिन होता, और इसके अलावा एक मॉरिस विल्कन्स। ये चार वैज्ञानिक थे। और इसके अलावा एक वैज्ञानिक और था, चारगाफ। इन पांच वैज्ञानिकों ने क्या किया था, ये डीएनए मॉडल, द्विकुंडलीय मॉडल है वो बनाने में सहायता की थी। लेकिन सबसे ज्यादा अपने नाम लेते हैं वाटसन और क्रिक का। वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, इन वैज्ञानिकों के द्वारा पहले से जो अनुसंधान चल रहा था या उन पे रिसर्च चल रही थी, उनके आंकड़ों के आधार पर क्या है, इस द्वि जो कुंडलीय जो मॉडल था वो बनाया था या उसके बारे में अपने को बताया था। तो ये 1953 ईस्वी में द्विकुंडलीय मॉडल है या प्रतिरूप है हमें बताया। लेकिन इसके साथ में ये लोग भी क्या है, बड़ा महत्व दिया था उन्होंने, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने। इन्होंने क्या किया था, एक्सरे विवर्तन, एक्सरे विवर्तन मतलब एक्सरे फंक्शनल में जो आंकड़े दिए थे, और उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। और वाटसन ने अपने एक पुस्तक लिखी थी द डबल हेलिक्स, उसमें उसके बारे में वर्णन भी बहुत कुछ किया गया है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक जो ये वैज्ञानिक था चारगाफ, 1951 ईस्वी के अंदर, ये भी इस पे रिसर्च कर रहे थे या उस पर अपने अनुसंधान कर रहे थे कि उन्होंने बताया कि कोई भी डीएनए है उसमें नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ में कौन कौन से, जैसे प्यूरिन्स है, पिरिमिडिन्स है, वो एक दूसरे के साथ में क्या है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और उनके अनुपात के बारे में बताया था। तो उसके ये आंकड़े भी क्या है, वाटसन और क्रिक ने अपने द्विकुंडलीय मॉडल में लिए थे। तो इसका मतलब ये सारे जो पांचों वैज्ञानिक हैं उनका भी एक बड़ा महत्व है किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। अब बात करते हैं अपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो अपने डीएनए बनाता है। जैसा आपने क्या स्ट्रक्चर पूरी एक दर्पण में देखें तो देखने में जो अपना प्रतिरूप दिखाई देता है वो सारा सारा डीएनए के द्वारा बनाया गया है। और ये मानिए कि डीएनए है कभी भी एक तरह से मरता नहीं है या अमर है, मतलब आनुवंशिक लक्षणों को क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम भी डीएनए करता है। तो पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था कि ये कोई पेंडोस श्रृंखला है, इसमें अपने नामांकन किया था, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा, और इसमें एक यहाँ पे CH2OH, और इधर एक नंबर कार्बन यहाँ से शुरू करते हैं। जहां से एक नंबर कार्बन शुरू होता है वहां पे सदैव क्या क्या जुड़ा रहता है, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा रहता है, और नाइट्रोजनी क्षारक के बारे में अपनी बात करते हैं। तो पिछले वीडियो को अच्छी तरह से आप देखोगे तो उसे पता लग जाएगा, पर थोड़ा सा अपने यहाँ पे बता देते हैं कि किस तरह से नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक की बात करें तो एडेनिन की बात करें, एडेनिन की संरचना आपने कुछ इस तरह से होती है।
ये एडेनिन है और इस तरह से ये संरचना है बनी होती है। यहाँ पे NH होता है, मतलब कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है और यहाँ पे अपने क्या है NH या नाइट्रोजन की संयोजकता पूरी होते हुए ये एक तरह से डबल रिंग होता है या दो चक्कर या दो बल्ले इसमें पाए जाते हैं। ये प्यूरिन्स में होता है और पिरिमिडिन्स में बताया था कि सिंगल बल्ले होती है या एक ही चक्कर में होता है। तो यहाँ पे प्यूरिन्स भी जुड़ सकता है और पिरिमिडिन भी जुड़ सकता है। अब जुड़ने का जो क्रम क्या होगा वो यहाँ पे अपने देखेंगे कि यहाँ पे अपने पढ़ा था कि OH होता है यानी हाइड्रोक्सिल समूह होता है और एक H होता है। अब ये यहाँ से जुड़ेगा ना तो एक ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा और एक जल का अणु बनाता है, मतलब ये जल का अणु बनता है और बाहर निकलता है। और ये जब निकलेगा तो अपने मानिए कि इसको अपने हटा दें यहाँ से, ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा, मतलब ये यहां से इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये जो बंध बनेगा ना उस बंध को क्या बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक भी कहते हैं। तो एग्जाम में किसी तरह से पूछ भी ले तो बीटा भी लिखा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, जब भी अभी पीछे एम्स ने भी पूछा था कि यहाँ से शुरुआत है ना, यहाँ से करते हैं, इनको नंबरिंग की जो नंबरिंग देते हैं वो यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और एम्स में एक प्रश्न आया था कि डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा होती है डीएनए के अंदर, उसमें जो प्यूरिन्स होती है, प्यूरिन्स की एडेनिन होती है, उसमें कौन सा नाइट्रोजन है, कौन से नंबर वाला नाइट्रोजन है वो उसके साथ में जुड़ता है या लिंक बनाता है। तो उसमें 9 नंबर है ना, ये बनाता है। बड़ा डिग्री क्वेश्चन है ये, इस तरह से ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने रिंग सिंगल हो या पिरिमिडिन हो तो उसमें भी क्या पिरिमिडिन की संरचना में भी अपने थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ये संरचना होती है, और यहाँ पे भी क्या है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसे नंबर देते हैं। तो इसमें जो यहाँ पे NH है ना वो ये 1 नंबर वाला जुड़ता है। थोड़ा सा ये रिमाइंड कर ले पिछले वाले टॉपिक को देखकर। तो यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन क्षारक है वो जुड़ सकता है। अब यहाँ पे एक अपनी बात करें, यहाँ पे फास्फेट समूह है वो जुड़ा होता है, मतलब 5 नंबर कार्बन होता है, ये 5 नंबर कार्बन है जिसके साथ सदैव क्या है फास्फेट समूह जुड़ा रहता है। उसमें अपने बात करें तो ये समूह अपने बनाया था और उसमें OH है, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है। इस तरह से ये इसके साथ में लिंकेज होगा, जुड़ेगा, तो क्या होगा इसमें भी हाइड्रोजन एक जल का अणु है वो इस तरह से निकल जाता है, मतलब H2O निकलेगा। H2O निकलेगा तो अपने इसको ऐसे मिटा के इस तरह से ये बॉन्ड बना सकते हैं, या समझने के लिए ये कर सकते हैं। और ये जो बंध बनेगा वो क्या कहलाएगा फास्फो एस्टर लिंकेज, फास्फो एस्टर लिंकेज बनता है। अब बात रही ये पूरा का पूरा क्या है एक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या है यूनिट है और उसको बोलते हैं अपने डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा में भी अंतर हो तो अपने यहाँ पर एक डिफरेंस को दूर करने के लिए क्या है एक ट्रिक है जो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे H और OH लिखा होता है। जब राइबोज शर्करा होती है तो उसमें क्या होता है H और OH होता है 2 नंबर कार्बन के। तो यहाँ पे डीऑक्सी का मतलब क्या होता है एक ऑक्सीजन की कमी हो जाना, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने शब्द सुने होंगे। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, डिक्रीजिंग मतलब
घटना। तो यहाँ पे क्या है, घटने वाली बात है, तो ये डी है, तो डी क्या है, मतलब घटेगा। ऑक्सी ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है ना, ये घट जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला होती है उसमें जो सूत्र होता है उसका क्या बनता है। तो जो राइबोज श्रृंखला होता है उसका सूत्र होता है C2H10 C5H10O5 होता है। ये राइबोज का है, राइबोज शुगर का है। अगर अपने डीऑक्सीराइबोज की बात करें, ये वाली बात करें, तो इसका सूत्र फिर क्या हो जाएगा, C5H10O4 हो जाएगा। तो कई बार ये भी प्रश्न है अपने पूरक कर देते हैं और इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर के बारे में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे बात करेंगे अपने, ये वाला जो है 3 नंबर कार्बन है, जब भी न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोटाइड से, तो उसमें 3 नंबर कार्बन की इंपॉर्टेंस होती है। ध्यान रखना 3 नंबर कार्बन ही क्या करेगा, दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ में अपना लिंकेज या बॉन्ड बनाता है। तो किस तरह से बनाएगा, अपने इसी डायग्राम के साथ में जोड़ के देखते हैं कि यहाँ पे H और OH ऐसे होता है, जो पिछले अपने टॉपिक में बताया था। यहाँ पे OH होता है, वो क्या करेगा, जो दूसरा इसी तरह से दूसरा जो P होगा ना, यहाँ पे ये मानिए कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा सिरा है, जो यहाँ पे क्या है CH2 से जुड़ा होता है, और ये इस तरह से, मतलब ये जो है ना, ये वाली कंडीशन है, ये यहाँ पर है। पूरा नहीं बनाऊंगा मैं, ऊपर वाला ये सेम है, यहाँ भी सेम है। अब यहाँ पे ये और ये अटैचमेंट कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं, ये फास्फेट समूह है, ये वाला तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, फास्फोएस्टर बना रहा है। लेकिन अब ये है ना 3 नंबर कार्बन के साथ में ये हाइड्रोक्सिल जो समूह है और ये हाइड्रोक्सिल समूह है, इनमें क्या आता है, रिएक्ट होता है, और यहाँ से एक जल का अणु मतलब H2O निकलेगा। H2O निकलेगा, तो यहाँ पे ये निकाल दो और ये OH निकाल दो, और इस O और फास्फेट के बीच में क्या बनेगा, एक तरह से बंध बनेगा, और इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। इस तरह से ये क्या बना, एक संरचना है। जैसे कई बार आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो C+O इस तरह से क्या है, कोई भी रिएक्शन होती है और उसमें जो बॉन्ड आता है, ये समूह आता है, तो उसको एस्टर बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या है, एस्टर है और डाई है, मतलब दोनों तरफ ये इस तरह से ऑक्सीजन है जो जुड़े होते हैं। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जुड़ने का जो क्रम है। अब यहाँ पे इस तरह से ये जुड़ा है ना, उससे आगे फिर ये कार्बन नीचे 3 नंबर कार्बन है, वो दूसरे फास्फेट के साथ जुड़ेगा, और इस तरह से क्या है, हजारों न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में जुड़कर एक क्या बनाते हैं, एक स्ट्रैंड या रज्जुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रैंड या रज्जुक, रज्जुक या स्ट्रैंड, स्ट्रैंड और रज्जु। अब स्ट्रैंड और रज्जु की बात करें, पूरा का पूरा ये डायग्राम है, अच्छी तरह से आप एक बार बना के देखोगे और उसको रिमाइंड करोगे। रिमाइंड करने के बाद में जो मैं अभी आपकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो इस तरह से होगी। अब यहाँ पे अपने आरेख चित्र द्वारा इस तरह से बनाते हैं कि ये पेंटोस शर्करा है, फिर यहाँ पे पेंटोस शर्करा है, और उसके बाद में यहाँ पे भी पेंटोस शर्करा है, और यहाँ पे 5 नंबर कार्बन होता है, मतलब CH2, और यहाँ पे भी क्या होता है CH2। और आपने ये भी देखा था कि अपने
पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया था तो यहाँ CH2 से क्या फास्फेट में जुड़ता, तो फास्फेट का पूरा नाम अगर P से अपने सिंबल P सिंबल से अंकित करेंगे। और जो दूसरा अपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया था और उसमें जुड़ा था यहाँ पे जो 3 नंबर कार्बन का जो OH है वो किसके साथ जुड़ा था, P और इस तरह से CH2 के साथ जुड़ा था। अब यहाँ पे भी क्या है, ये इसका CH2 है और ये इसका P है, तो इस तरह से ये क्या है, एक रज्जुक बन रहा है। क्या बन रहा है, रज्जुक बन रहा है। और रज्जुक में क्या है, ये तो शुगर है, क्या है, शुगर है या शर्करा है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, मतलब एक शुगर की संरचना बनी है और एकांतर क्रम में क्या आ रहा है, फास्फेट आ रहा है, फिर फास्फेट आ रहा है, फिर फास्फेट आ रहा है। तो एक हेलिक्स में क्या होता है, फास्फेट होता है और शुगर होती है, मतलब पेंटोज शुगर होती है, राइबोज शर्करा होती है, सॉरी डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। तो इस तरह से ये क्या बनती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या है, चेन बनती है। अब ये कहता है कि दूसरी ओर क्या होता है, अपने ये बताया था कि यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजन सारा जुड़ा रहता है। जैसे अपने यहाँ पे एक में अपने कोई मनमर्जी से लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे T लिख दिया, लेकिन बोर्ड पे जगह कम है इसलिए अपने नीचे और भी होते हैं, तो अपनी हिसाब से एक रज्जुक पे जो भी चाहो तो लिख सकते हैं। पर अब इसके बाद में जो दूसरा रज्जुक होता है, यानी डबल हेलिक्स होता है डीएनए के अंदर, ये वाटसन और क्रिक ने बताया था। तो वो दूसरा जो जुड़ा होता है वो क्या होता है, उसके एंटी पैरेलल होता है, मतलब उसके समांतर होता है और उल्टा होता है। अब उल्टा होता है तो देखिए उल्टा होगा लेकिन एंटी होगा, मतलब एक तरह से पैरेलल होके एंटी होगा। तो उसमें अपने एक चित्र बनाते हैं यहाँ पर, ये लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक बता दूं मैं आपको कि आप जैसे ही क्या ये बनाया है ये तो सीधा बन जाता है, लेकिन आपको उल्टा बनाना हो तो कॉपी को क्या करोगे, उल्टा करके और ये सीधा बना दोगे, क्योंकि अपनी बोर्ड को अपने सीधा उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा। लेकिन आप अगर चाहो तो उसको क्या है, कॉपी को उल्टा करके इस तरह से दोबारा दूसरी साइड में ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए ये भी यहाँ पे बन जाएगा, इसके सीध में ये बना दो, ये दूसरा डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी, और यहाँ पे फिर ये राइबोज शर्करा होगी। और यहाँ पे अपने क्या जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं कौन से कार्बन की, पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन के साथ में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे अपने 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 5 नंबर कार्बन, यहाँ पे CH2 है, ये 5 नंबर अपने लिखा है, मतलब ये 5 नंबर के साथ में। और ये जो सीरा है वो क्या है, 3 नंबर सीरा है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये CH2, इसी तरह से 1 2 3 4 और ये CH2 5। तो यहाँ पे क्या है, 5 नंबर कार्बन होते हैं और उनको इसी तरह से जोड़ दो आप, यानी यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये 3 नंबर सीरा है, 3 के साथ में सदैव क्या जुड़ा होता है, फास्फेट। और यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, इस तरह से ये फास्फेट, इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, P होगा, और ये इसके साथ में जुड़ता है, लिंकेज बनाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगी, एक चेन बनती है, एक श्रृंखला बनती है। यहाँ पे देखो ये P, यहाँ पे OH होता है, यानी भरी सीरा होगा यहाँ पे, वो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है। और इधर क्या होगा, इसके साथ में P फास्फेट समूह जुड़ा रहता है। और इसमें भी यहाँ पे OH समूह है वो फ्री हाइड्रोक्सिल जुड़ा रहता है 3 नंबर पे। ये कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 3 पे, 1 2 और 3 4 और ये 5। यहाँ पे भी 5 नंबर के साथ में यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, P जुड़ा होता है। मतलब ये एक समांतर क्या है, हेलिक्स है, दोनों स्ट्रैंड है या रज्जुक है, और ये आपस में जुड़े रहते हैं नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा। अब नाइट्रोजनी क्षारकों में एक श्रृंखला में तो अपनी मनमर्जी से आप लगा दो चाहे, लेकिन दूसरी में यहाँ पे क्या होगा, चार्गाफ ने बताया था कि एडेनिन है वो सदैव किसके साथ जुड़ा रहेगा, थायमीन के साथ जुड़ा रहता है या T के साथ में जुड़ा रहता है। इसी प्रकार C है वो G के साथ में जुड़ा रहता है, T है
टी और ए टी कर दो या टी ए कर दो, एक ही बात है। वो सदैव क्या होता है, इस तरह से टी है वो ए के साथ जुड़ा रहता है। अब चार्ल्स ने ये बताया था कि एडेनिन होता है और थायमिन होता है, उसमें ऐसे दो स्थल ऐसे होते हैं जहां पर क्या है हाइड्रोजन बंधन बना सकते हैं, इसीलिए उनको क्या है अपने डॉटेड दो जगह या डबल बॉन्ड की तरह दिखाते हैं। और साइटोसिन और जो गुआनिन होता है उसमें 3 जगह ऐसे स्थल होते हैं जहां पर हाइड्रोजन बंध बनने की संभावनाएं रहती है या पॉसिबिलिटी रहती है, इसीलिए उसको क्या है ट्रिपल बंध से यहाँ पे दर्शाते हैं। ये फिर एटी आ गया तो यहाँ पे भी क्या है डबल बॉन्ड से इस तरह से ये बनता है। अब ये जो श्रृंखला है ये इस तरह से बनती है, मतलब ए और टी, सी जी और ए टी, इस तरह से आप हजारों क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और उनके नाइट्रोजनी क्षारक युग्म होते हैं, वो जुड़कर क्या है अपने डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन और जैसे एडेनिन और थायमिन है, इसको एक क्या क्षार युग्म बोलते हैं, क्या होते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर भी कहते हैं या क्षार युग्म बीपी भी कहते हैं, बीपी बेस पेयर भी होता है। और जो मानव के अंदर जो अगुणित जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें अगर बात करें तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, मतलब बहुत संख्या में होते हैं, करोड़ों अरबों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से वो हमारे शरीर के अंदर क्या है एक सेल के अंदर पाए जाते हैं और अपने शरीर की रचना का निर्माण भी इनके द्वारा होता है। तो अब यहाँ पे अपनी बात करें एक मॉडल की बात करते हैं। मैं आपके सामने एक मॉडल लेके आया हूँ जो समझने के लिए जरूरी है कि पहले जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनती है। अब इसमें ये जो मैंने बनाया ना, यहाँ पे देखिए ये पहला जो हेलिक्स है या स्ट्रैंड है, इसको अपने ये मान लें पी शुगर, मतलब ये फास्फेट शुगर की एक रेलिंग है या एक तरह से क्या है हेलिक्स है, स्ट्रैंड है। और इसी साइड में दूसरा जो क्या है ये अपने क्या है फास्फेट और शुगर का क्या है दूसरा हेलिक्स है। और बीच में जो ये दिखाई दे रहा है ना एडेनिन थायमिन है या थायमिन एडेनिन है, साइटोसिन गुआनिन है, ये बीच में क्या है इनको अपने के पायदान के रूप में एक जोड़कर दिखाया गया है। तो एक सीडी जैसी रचना बनती है और ये पैरेलल होती है। अब ये कहता है कि जैसे कई बार आपने डायग्राम में देखते हैं तो एक घुमाव के रूप में होता है और वो समझ में भी नहीं आता है कि किस तरह से वो बना हुआ है। पर यहाँ पे अपने मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहूंगा कि जो हेलिक्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड होते हैं और उनके नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, वो अपने आप में क्या है एक दूसरे के साथ में समांतर क्रम में रहते हुए वो 360 डिग्री के कोण पे क्या है घूमते हैं, ऐसे ये संरचना बनाते हैं। और ये संरचना है आपने कई बार क्या है किताब में भी देखी है या फिर अपने टीवी में दिखाते हैं, तो इस तरह से बनती है वो, लेकिन देखने से क्या है पूरी समझ नहीं आती। और ये अपने आप में क्या है एक 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं और प्रत्येक जो क्षारक युग्म होता है उनमें भी क्या है कई बार एमएस के अंदर पूछ लेते हैं कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो वो अपने अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मतलब ये कि ये स्ट्रक्चर बनती है और ये कोण 360 डिग्री के हिसाब से घूमता है, तो ये होता है। अब ये डायग्राम की बात करें, डायग्राम में अपने बनेगा कैसे, एक कोशिश करते हैं कि इस तरह से कुछ होता है। यहाँ पे ये क्या है पहला हेलिक्स है जो मैं बना रहा हूं, ये पहला हेलिक्स है जिसमें क्या है फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर, इस तरह से फास्फेट एकांत क्रम में क्या है शुगर फास्फेट चलता रहता है। अब दूसरा जो रेलिंग है ना, ये इसमें चित्र अपने ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से। इसमें भी क्या होता है फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर, एकांतर क्रम में वो चलता रहता है। अब बीच में इसके क्या दिखाते हैं, ये
एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, और मतलब 3 और डबल बॉन्ड यहाँ पे सीजी के बीच में से क्या होगा, ट्रिपल होगा, रेडी में डबल होगा। तो यहाँ पे ये बनाते हैं इस तरह से, ये एक रेलिंग बनता है। और ये रेलिंग दिया था अपने वाटसन और क्रिक ने। और इनके साथ में क्या है, जो रोजालिंड फ्रैंकलिन है और विल्किंसन है, उनका भी क्या है उसमें सहयोग था, चार्गाफ का भी इसमें सहयोग था। अब बात करते हैं अपने इसके डायामीटर की। ये जो डायामीटर है उसकी जो चौड़ाई होती है या व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। या फिर अपने नैनोमीटर की बात करें तो 2 nm होता है। आजकल स्टैंडर्ड में 2 नैनोमीटर चल रहा है, या नैनोमीटर ज्यादा अपने पूछते हैं। और इसके अब ये बात करें यहाँ पे, एक जो घुमाव होता है उसको अपने पिच बोलते हैं। पिच क्या बोलेंगे, PITCH, पिच। एक पिच के अंदर क्या है, नाइट्रोजनी शाखों का जो युग्म होता है वो 10 होता है। जैसे एक युग्म हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होते हैं, 10 युग्म पाए जाते हैं। और एक घुमाव या टर्न की जो या पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, अपने 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। या फिर अपने नैनोमीटर की बात करें तो कितना होगा, नैनोमीटर उसका इंटू भाग का n हो जाएगा या 10 भाग हो जाएगा, 4 नैनोमीटर। और इसके अलावा अब जो ये बीच की दूरी है, एक टर्न में 10 होते हैं और 10 टर्न के बीच जो टोटल दूरी होती है वो 3.4 nm होती है या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके बीच की दूरी होगी ना, मतलब एक के बीच की दूरी या 2 नाइट्रोजनी क्षारक युग्म होते हैं उनके बीच की दूरी होगी, वो अपने जैसे अपने बात करें एंगस्ट्रॉम की तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और नैनोमीटर की बात करें या तो 0.34 nm होती है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कई बार नैनोमीटर में पूछ लेते हैं और एंगस्ट्रॉम में भी पूछ लेते हैं, तो दोनों ही बातें अपने को याद रखनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्या हुआ, एक द्विकुंडलीय मॉडल है जो अपने वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 के अंदर। और इसके साथ में हम उनको भी नहीं भूल सकते, रोजालिंड जो फ्रैंकलिन है और मॉरिस विल्किंस है। अब उनको भी क्या है, एक नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था उस टाइम 1963 में। 1963 में सम्मानित किया था। और रोजालिंड फ्रैंकलिन है, उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। और बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और 38 साल की उम्र में ही, मात्र 38 साल उम्र थी और कैंसर से पीड़ित थे और वो मर चुके थे। तो मरे हुए आदमी को है नोबेल पुरस्कार संस्था देती नहीं है, तो उनका दुर्भाग्य रहा। पर ये वाटसन और क्रिक के द्वारा एक सुझाया गया है, द्विकुंडलीय मॉडल है या डबल हेलिक्स डीएनए होता है या डबल स्ट्रैंड मॉडल होता है। अब इसके साथ में ये जो काम में लिया जाता है ना, ये बीडीएनए काम में लिया जाता है। इसके अलावा एडीएनए भी होता है और जेड डीएनए भी होता है। मतलब 3 प्रकार के होते हैं। जेड डीएनए होता है, जिगजैग होता है, वो अलग अलग अपने कई बार स्थितियों में अपने आता है, तो बाद में जिक्र करेंगे इसके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वाचिंग फॉर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।